हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, देखने के बाद सुझाव से हमें ज़रूर अवगत कराएंगे। समय मंथन बिहार से निकलने वाली मासिक हिंदी पत्रिका है। यह अपने प्रकाशन के 6ठे वर्ष में प्रवेश कर गई है। पूंजीवादी मीडिया, लोगों को मनमर्जी थोपती मीडिया। इस दौर में एक अदना पत्रकार ने मजबूत इरादों की पूंजी के सहारे पत्रकारिता के सफ़र को जिस मंजिल पर पहुंचाया है, वह काबिले तारीफ है। समय मंथन सोशल मीडिया पर भी विश्वसनीय दस्तक है। समय मंथन के संपादक सिराज अनवर और प्रबंध संपादक कमलाकांत पांडे मेरे हमसफ़र रहे हैं। मैंने भी पत्रकारिता के कई वर्ष साथ गुजारे हैं। बिहार में विपक्षी एकता की पहल पर समय मंथन के संपादक सिराज अनवर की टिप्पणी पर मेरी नज़र गई तो मैं आपको अवगत कराने से नहीं रोक पाया। वे लिखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी महज विपक्षी एकता की आहट से हिल गई है। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक का लक्ष्य अभी साफ नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश को लेकर चिंतित हैं तो भाकपा मणिपुर हिंसा को लेकर। नीतीश कुमार की नज़र घुमा फिरा कर पीएम की उम्मीदवारी पर है, या तार से गिरकर खजूर पर अटके तो यूपी का संयोजक पद मिल जाए। लालू की चाहत है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ें तो पुत्र तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो। यह भाजपा हटाओ का एजेंडा नहीं है, सबका अपना अपना एजेंडा है। कल यानी शुक्रवार की बैठक सिर्फ औपचारिक है। विपक्ष कल तक अपनी डफली, अपना राग अलाप रहा था। एकता की यह शुरुआत भर है। सीट शेयरिंग में असल चेहरा सबका दिख जाएगा। संविधान, सेकुलरिज्म की हिफाजत और भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए कौन कितना पीछे हटने को तैयार रहता है। प्रधानमंत्री पद पर बहुत माथापच्ची नहीं है। हालिया दिनों में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी जिस तरह बढ़ी है, राहुल गांधी को इग्नोर करना आसान नहीं होगा। लेकिन इस औपचारिक बैठक से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बौखलाई हुई है, उससे हैरानी होती है। बैठक विपक्ष की और होर्डिंग्स पोस्टर में ताकत भाजपा झोंक रही है। विपक्ष को इससे माइलेज ही मिल रहा है। क्या भाजपा को अब अपने ऊपर भरोसा नहीं रह गया है? अमित शाह का दावा था 50 साल हुकूमत करने का, मात्र 9 साल में ही फिसलन कैसे शुरू हो गई? देश हिंदू मुस्लिम एजेंडा से नहीं चलता, विकास के एजेंडे पर देश को आगे बढ़ाना है और बढ़ता भी है। 2014 में जिन वादों के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार सत्तासीन हुई, वह वादे कहीं पीछे छूट गए हैं। जनता समझ रही है। 9 साल तक विपक्ष में भी भारी बिखराव था। ईडी सीबीआई के डर ने उसे एक होने पर मजबूर किया। विपक्ष मजबूत हुआ। कांग्रेस एसी से बाहर निकली। पदयात्रा हुई। राहुल ने धूल फांके। जनता में विश्वास बढ़ा। यह विश्वास ही भाजपा की बौखलाहट की असल वजह है। हिंदू मुस्लिम, हिजाब, बजरंगबली आदि धार्मिक मुद्दे अब पिट रहे हैं। भाजपा की चूल हिलती जा रही है। इस दरमियान धार्मिक एजेंडों से डरा सहमा विपक्ष जनहित के मुद्दों पर आ गई। ऐसे में भाजपा का बौखलाना लाजमी है। मुद्दों पर यदि लोकसभा चुनाव लड़ा गया तो भाजपा की डगर मुश्किल हो जाएगी। तो यह तो थे समय मंथन के संपादक सिराज अनवर के विचार। वे आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं, लेकिन विपक्ष का असल यानी विपक्ष की जो असल दिक्कत है, अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बंगाल में तृणमूल और वामपंथ को एक गठबंधन में लाना आसान नहीं है। दिल्ली और पंजाब में आप
को साधना भी कठिन कार्य है। बिहार में जदयू और राजद की महत्वाकांक्षा कम नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए क्षेत्रीय पार्टियों को अपनी थैली में रहना होगा। अवकाश से ज़्यादा उछल कूद करने पर उनका ही नुकसान होने वाला है। अब स्थिति पलट चुकी है। कांग्रेस के सहारे ही क्षेत्रीय दल लोकसभा पहुंच सकते हैं, इसलिए कांग्रेस को सम्मान देना होगा। 1 बाई 1 लड़ाई हुई तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी की राहें मुश्किल हो जाएगी। यह भाजपा बखूबी समझ रही है। इस वजह ही बौखलाहट अधिक है। विपक्षी बैठक को लेकर पोस्टरवार की और कौन सी वजह हो सकती है? भाजपा के एक पोस्टर में लालू प्रसाद के ऊपर उंगली दिखाते हुए सीएम नीतीश कुमार कहते दिख रहे हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन साथ नहीं जाएंगे। तब और अब के नाम से दूसरे पोस्टर में लालू प्रसाद नीतीश से कहते हैं, आजा मेरी गोदी में बैठ जा। जाहिर सी बात है, भाजपा ने इस बैठक को गंभीरता से लिया है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान, मुकेश सहनी भाजपा की गोद में बैठे तो बहुत अच्छा। बिहार चूँकि परिवर्तन की धरती रही है, जंग आज़ादी हो या जेपी आंदोलन, बदलाव का गवाह बिहार रहा है। कल ईमानदार पहल हुई तो बिहार फिर राजनीति में बदलाव का सिरमौर बनेगा। बिहार भाजपा के लोग इस बात से ही सहमे हुए हैं। विपक्ष पर शिद्दत से उनका अटैक यही बता रहा है। तो अब आप इन तथ्यों पर भी गौर करें। अगर राजनीतिक दल की आकृति हो तो उसका चेहरा उसके प्रमुख नेता का, मस्तिष्क केंद्रीय प्रभाव का और धड़ उसके जनप्रतिनिधियों का होगा। शरीर को सक्रिय और चलायमान रखने वाले पैर व बाहें उसके स्थानीय नेता और जमीनी समर्थक होंगे। चुनाव बाद हुए कर्नाटक भाजपा के परीक्षण से इंगित होता है कि उसके अस्थि पंजर में दरारें आ गई है। हालांकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पर दमदार क्षेत्रीय नेता की कमी रही। इस कारण भाजपा 224 में से 66 सीटें ही जीत सकी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वह 170 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी, पर इस चुनाव में यह आंकड़ा 65 पर आ गया। इस अवधि में उसका वोट शेयर भी 52 से घटकर 35% पर आ गया। विशेषज्ञ आंकड़ों के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं, पर सत्ता के खेल में वे गलत साबित होते हैं। कारण स्पष्ट है, कर्नाटक में भाजपा की तुलना में कांग्रेस अधिक एकताबद्ध थी। उसके पास जितने उग्र उम्मीदवार अधिक थे, भाजपा के पास बेच पाने लायक एक ही चीज़ थी, ब्रांड मोदी। कर्नाटक की हार इंगित करती है कि मोदी जैसे चक्रवात के साथ फसल उगाने के लिए धरती पुत्रों का होना कितना महत्वपूर्ण है। स्थानीय बीज के उगते रहने के लिए मिट्टी की ऊपरी परत को पलटते रहना जरूरी है। क्षेत्रीय वास्तविकताओं को राष्ट्रीय आख्यान के साथ उगाने में संतुलित अनुपात होना जरूरी है। वर्ष 2024 के ऐतिहासिक जीत के बाद से राजनीतिक चक्र भाजपा के पक्ष में तेजी से घूमता रहा है। उसने छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत हासिल की। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन में उसकी सरकार रही। वर्ष 2019 तक इसने संदेहास्पद विलय और दल बदल से लगभग 20 राज्यों में सत्ता पाई। सब कुछ दिख रहा था और मोदी ने बड़े बहुमत से सत्ता में वापसी की। सहयोगियों के साथ भाजपा का लोकसभा में 2/3 बहुमत है, तो राज्यसभा में उसके 100 सदस्य हैं। वर्ष 2014 में इन 10 राज्यों में कांग्रेस का शासन था। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और उत्तराखंड। आज उसके पास केवल हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक है। लेकिन कर्नाटक के परिणामों ने राजनीतिक नक्शे को बड़े पैमाने पर बदल दिया है। कभी 2/3 हिस्से पर पसरे केसरिया परचम सिमट गए हैं। भाजपा अपने बूते 10 राज्यों में और सहयोगियों के साथ 3 राज्यों में सत्तारूढ़ है। भाजपा का भौगोलिक वर्चस्व मुख्य रूप से छोटे राज्यों, अधिकतर पूर्वोत्तर में सीमित है। बीते 5 वर्षों में वह हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत नहीं पा सकी है। नीतीश कुमार के राजद के साथ जाने से उसने बिहार खो दिया। उसके पास उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य है
राज्यों के स्तर पर भाजपा का प्रदर्शन 2014 और 2019 के मोदी की जीतों के अनुरूप नहीं रहा है। देश के लगभग 4200 विधायकों में भाजपा विधायकों की संख्या 2017 के 1358 से घटकर 2023 में 1311 हो गई है। वर्ष 2014 में हुए 56 विधानसभा चुनावों में कुछ के चुनाव 2 बार से भी अधिक हुए। भाजपा अपने बूते पर केवल 22 चुनाव जीती है, जबकि 6 में गठबंधन में उसकी सरकार है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के मतदाताओं ने भाजपा को झटका दिया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा भाजपा के पास कोई बड़ा राज्य नहीं है। 2024 में कांग्रेस के से अधिक आधा दर्जन क्षेत्रीय दल उसके लिए चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। तो सफल नेतृत्व का रहस्य सफल उत्तराधिकारी तैयार करने में है। तीसरी पीढ़ी भाजपा ने तैयार नहीं की, यही उसकी बड़ी गलती है। वर्ष 1990 से 2004 के बीच आडवाणी वाजपेयी की टीम ने विचारधारा और जमीनी काम में दक्ष युवाओं की टोली तैयार की थी। नरेंद्र मोदी, प्रमोद महाजन, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, वसुंधरा राजे, उमा भारती, BS येदियुरप्पा, मदन लाल खुराना, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, अनंत कुमार आदि ने सरकार एवं पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय स्तर के 2 नेताओं की अगुवाई में क्षेत्रीय नेताओं के समूह ने पार्टी को 1 दशक से कम समय में 5 प्रदेशों से पूरे देश में फैला दिया। मोदी 2014 में भाजपा के पहले देशव्यापी प्रधानमंत्री के रूप में उभरे, जिन्होंने पार्टी को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा दिया। इसमें अमित शाह ने उनका पूरा साथ निभाया। मोदी तूफान ने देशव्यापी जलवायु परिवर्तन कर दिया, तथापि केवल भाजपा ही नहीं बल्कि अपने आप में भारत भी बन गए। भाजपा ने दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन खड़ा कर दिया। प्रयोग करना नियम बन गया। नए बनाए गए खिलाड़ी सरकार और पार्टी में लाए गए। जैसे वरिष्ठ और जमीनी नेताओं को किनारे कर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया गया। भाजपा के सामाजिक आधार को बढ़ाने के लिए कुछ राज्यों में खेल, सिनेमा और कॉरपोरेट क्षेत्र से सेलिब्रिटी पार्टी में लाए गए। जब चुनावी लाभ नहीं हुआ तो उनको छुट्टी कर दी गई। हरियाणा और त्रिपुरा में अपेक्षाकृत अनजान व अनुभवहीन नेता मुख्यमंत्री हुए। कर्नाटक में बसवराज मुंबई को वरिष्ठ नेताओं पर थोप दिया गया। केंद्रीय कैबिनेट में अनेक पूर्व नौकरशाह और राजनीतिक फ्रीलांसर हैं। इन नए चेहरों पर बोझ नहीं है, पर ये अपने राज्यों में जीत की गारंटी नहीं दे सकते। इसके 2 बाद योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस से आए हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। शर्मा ने असम में विपक्ष को खत्म कर और पूर्वोत्तर में जीत की रणनीति बनाकर अपने लिए एक भूमिका बना ली है, पर अधिकतर राज्यों में भाजपा के पास मिनी मोदी, छोटा सा या आकर्षक अटल नहीं है, जो कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा कर सके और वोट जुटा सके। सत्ता शीघ्र आती है, पर उससे शीघ्र चली जाती है। लगभग 2 दशक सत्ता में रहने के बाद सबसे चमकदार छवि पर भी मतदाताओं की ऊब से जंग लग सकती है। कांग्रेस अपने उभार के लिए नई राजनीति पर चल रही है। भाजपा के पास ताकत पर मोदी ब्रांड है, लेकिन उसको कोई शाखा नहीं है। डबल इंजन सरकार के आगे बढ़ने के लिए स्थानीय कमल खिलने जरूरी हैं। ऐसा नई दिल्ली से प्रायोजित बाहरी लोगों को प्रत्यारोपित कर नहीं किया जा सकता है। भारत के राजनीतिक उद्यान असंतोष की गर्मी से पल्लवित नहीं होते, जबकि उत्तरी सूरज के कारण गर्म हवाएं चल रही है। तो सिराज अनवर के विचार के साथ मैंने प्रभु चावला के विचारों को जोड़ा और आपको बताने की कोशिश की कि भाजपा और विपक्षी एकता को लेकर जो हालात बन रहे हैं वो कैसे हैं और किस ओर जा रहे हैं, इसके संकेत क्या हैं। ये प्रभु चावला और सिराज अनवर के निजी विचार हैं। प्रभु चावला भी जाने माने पत्रकार हैं और यह आलेख एक अखबार में शाया हुआ था। तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।